अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अगर आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें। सो यू गाइस कैन लिसन टू मी। आवाज़ आ रही है सबको? आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज विक्स। विक्स इज बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, टूल फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट्स, और काफ़ी पॉपुलर है। और पिछले 1-2 साल में काफ़ी सारा बिजनेस विक्स का आपको मिलेगा, फाइवर के ऊपर आता रहा है बहुत सारा। अभी थोड़ा सा ट्रेंड मजीद चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एट सम पॉइंट विच इज़ गुड टूल टू स्टार्ट फाइवर इन अ वेरी सक्सेसफुल वे। सो थोड़ा सा विक्स को देख लेते हैं। आई एम नॉट गोना गो इन वेरी डिटेल्स ऑन विक्स, बट आई एम जस्ट शेयरिंग सम इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ द विक्स ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो जाए। लेटर ऑन यू कैन डू इट ऑन योर ओन बिकॉज इट्स नॉट आवर कोर्स पार्ट, बट आई एम गोना गिव एन इंट्रोडक्शन ओवर इट। अच्छा जी, विक्स के ऊपर साइट बनाने के लिए आपको सिंपली विक्स का ही अकाउंट चाहिए, और इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप विक्स पे लॉगिन होकर विक्स की साइट क्रिएट कर सकते हैं। लेटर ऑन आप उसी विक्स की जो आपकी साइट है उसी के साथ अपनी डोमेन अटैच कर देंगे, ठीक है। और आपको जो टेम्पलेट्स हैं इसके वो उसी डैशबोर्ड में मिल जाएंगे, जो कि फ्री वाले भी अवेलेबल हैं, पेड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। फिर वहीं पे आपको मॉड्यूल्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें लाइक स्टोर अचीव कर सकते हैं, क्रिएट करना, या आप कोई पेमेंट मेथड लगाना चाह रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी देयर ऑन सिंगल डैशबोर्ड। उसी डैशबोर्ड पे आपकी मल्टीपल साइट्स जो हैं वो मैनेज भी हो जाती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद गूगल राइट नाउ। सो लेट्स सी। अच्छा जी, लेट विक्स एडीआई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। ये ऑटोमेटिक इनका डिज़ाइन टूल है जो कि वेबसाइट आपके लिए बना देगा, या आप खुद से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं एडिटर को यूज़ करके, टेम्पलेट को यूज़ करके, ठीक है। तो हम एक टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं। राइट नाउ हम लॉगिन कर चुके हैं। पहली ऑप्शन हमें ये मिल रही है एडीआई को। हम लोग परमिशन दें कि ये हमारी साइट बना दे, या वी आर गोना यूज़ चूज़ अ टेम्पलेट। सो चूज़ अ टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। सो पॉपुलर टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिखा देगा जो कि अवेलेबल हैं साइट बिल्डिंग के लिए, और डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरह की है। आपकी वेबसाइट आप जो बनाने जा रहे हैं आइदर इज दैट अ ब्लॉग और इज दैट अ पोर्टफोलियो साइट, सो उस तरह के आप थीम को सर्च आउट कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, ठीक है। सो इफ आई राइट पोर्टफोलियो, सो resume, CVs, personal, maybe let's check it out.
ठीक है, ये इनकी सीवी बिल्ड पड़ी हुई है, ये प्रोजेक्ट्स हैं और आगे कॉन्टैक्ट सेक्शन आ रहा है। सो दीज आर टेम्पलेट्स दोस आर ऑलरेडी डिजाइन्ड इन विक्स। और काफ़ी सारे लोगों को विक्स का टूल बहुत पसंद है बिकॉज इनका मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत स्ट्रांग है। इन वेस्टर्न कंट्रीज विक्स के ऊपर लोग आते हैं एंड दे गोना स्टार्ट देयर वेबसाइट ऑन देयर ओन। और जहाँ पे उनको लगता है कि दे आर नॉट एबल टू डू इट, दे कॉन्टैक्ट अदर फ्रीलांसर्स फॉर द जॉब। लेकिन क्लाइंट्स ज़्यादातर इस पे क्यों आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस पे स्ट्रेट अवे खुद ही वो सेटल कर लेते हैं, उनको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ हो जाए तो दे कम टू द डेवलपर। सो काम काफ़ी सारा है इसका भी। और इसको व्यू करते हैं कोई एक टेम्पलेट पिक करते हैं, उसको चेंज करते हैं। रॉबर्ट कारो, यूएक्स यूआई डिजाइनर एंड वेब डेवलपर। डाउनलोड रेज्यूमे, प्रोफेशनल, माय नॉलेज लेवल इन सॉफ्टवेयर और पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्ट फॉर्म। और वन पेज, ये भी टेम्पलेट है मुकम्मल। ये इसका डेस्कटॉप व्यू है, ये इसका मोबाइल व्यू है। ठीक है, लेट्स पिक दिस आउट, एडिट दिस साइट करते हैं। तो ये हमें ले जाएगा manage.wix.com पे। यहाँ पे डायरेक्टली हमें ये टेम्पलेट अप्लाइड मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम माई, ये हमारा डैशबोर्ड आ रहा है विक्स का, ठीक है। यहाँ पे माई साइट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी टोटल साइट्स यहाँ पे आ जाएंगी जो आपके पास इस टाइम अवेलेबल हैं, जो आपने ड्राफ्ट की हैं या पब्लिश की हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ये विक्स का आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर अभी तक कोई साइट नहीं है, क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक करेंगे तो यू विल कम टू दैट ऑप्शन अगेन, जहाँ पे आपको पूछेगा एडीआई का टेम्पलेट आपको, मतलब बाय डिफॉल्ट एडीआई डिजाइन कर देगी, आप टेम्पलेट लेना चाह रहे हैं। ठीक है। और एक्सप्लोर के सेक्शन के अंदर आपके पास जितनी रिलीज और इंस्पायरिंग वेबसाइट्स हैं वो आ रही हैं। हेल्प और हायर प्रोफेशनल में आप सकता तो प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं अगर करना चाहें। क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करता हूँ। टाइप ऑफ द साइट क्या है? आई वुड से इट्स अ पोर्टफोलियो, सीवी, ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, म्यूजिक। इट्स अ म्यूजिक साइट। और बिल्डर में चला गया, ये नहीं जानता। म्यूजिक साइट है। चूज अ टेम्पलेट और इनसाइड दिस टेम्पलेट वी आर गोइंग टू फिट। थोड़ा सा ज़रा अट्रैक्टिव किस्म का टेम्पलेट देखते हैं। कलरफुल। काफ़ी खूबसूरत से टेम्पलेट बने बनाए यहाँ पे पड़े हुए हैं और इसी वजह से शायद क्लाइंट ज़्यादा अट्रैक्टिव
फील करते हैं विक्स के लिए, कि विक्स के ऊपर साइट जो है वो बनानी आसान है, मैनेज करना आसान है, डिज़ाइन बहुत अच्छे से अवेलेबल है। अभी तक ये एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई। कौन सा? ये बेसिकली कॉन्सर्ट और फेस्टिवल की साइट है जहाँ पे आके आप टिकट्स बाय कर सकते हैं और न्यू कॉन्सर्ट्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो इस टेम्पलेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स पिक इट आउट, एडिट करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो स्लो, बिकॉज बाकी जो साइट्स हैं वो तो ठीक काम कर रही हैं, बस काफ़ी टाइम ले रहा है। इंटरनेट इज ओके बट स्टैम्पलेट एडिटिंग इज टेकिंग सो मच टाइम। अब विक्स का मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे फाइवर के ऊपर आगे विक्स की सर्विसेज को, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेलिंग इट ऑलरेडी एंड दे हैव अ लॉट ऑफ things going on. Wix, Wix related Wix website design. टॉप रेटेड सेलर्स हैं, लेवल टू सेलर्स हैं, 350 ऑर्डर्स, 21 ऑर्डर्स, 168, 1K प्लस, 50 टू 58, 81, 1K प्लस। काफ़ी सारे लोग हैं जो सर्विस को सेल आउट कर रहे हैं एंड दे हैव गुड प्रोफाइल और विक्स। ठीक है। और अगर आप न्यू सेलर्स में जाते हैं तो काफ़ी सारे न्यू सेलर्स भी अवेलेबल हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसके जो रेंज है विक्स के ज़्यादातर काम की, वो तकरीबन 50, 70, 90, 120, 150, 200 डॉलर इस रेंज में काम है। ज़्यादातर लोग आपको 60 से 80 डॉलर्स पे करते हैं एक वेबसाइट के लिए, और काम आपका 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। सारा काम जो है वो ऑनलाइन डिज़ाइनर डिज़ाइन टूल ने ही करना है। जो आप अभी देखेंगे जैसे टेम्पलेट एडिट हो जाता है, विल सी द ऑप्शन अवेलेबल देयर। और इजी काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। और काफ़ी सारे लोग फिर एट सम पॉइंट आपको मिलेंगे जो कि विक्स से वर्डप्रेस में आना चाहते हैं, क्योंकि विक्स के अंदर जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है। और उसमें आपकी जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आप नहीं कर सकते, लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो एट सम पॉइंट आपको जो है मूव करना पड़ता है विक्स से वर्डप्रेस के ऊपर, और काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि विक्स से लेटर ऑन वर्डप्रेस पे जाना चाहेंगे। सो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास दोनों का नॉलेज होगा, विक्स का भी और वर्डप्रेस का भी। और इवन मेरा ख्याल है कि वर्डप्रेस के अंदर कोई ऐसा इंपोर्टर भी मौजूद है जो कि विक्स की साइट को कन्वर्ट करता है। Convert, import Wix website into WordPress. There is something related to that because I've seen these kind of queries in the past. Wix to WordPress. ठीक है। How to properly switch from Wix to WordPress, migrate from Wix to WordPress, how to transfer Wix to WordPress, convert your Wix site to WordPress. सो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि विक्स के ऊपर साइट बनवा लेते हैं, लेकिन एट सम पॉइंट लेटर उन्होंने पता लगता है कि नहीं, विक्स हमारे काम के लिए चीज़ नहीं थी। स्टार्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप की साइट्स के लिए विक्स इनफ है, लेकिन अगर हमें बिग प्रोसीजर्स करने हैं, अगर हमें मेंबरशिप साइट्स बनानी है, अगर हमें पेमेंट मेथड्स इन्वॉल्व करने हैं, अगर हमें मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व करना है, तो विक्स इज़ नॉट अवर चॉइस। हमें वर्डप्रेस पे या किसी और रिलेटेड सीएमएस या फ्रेमवर्क में मूव करना है। सो दे मूव टू वर्डप्रेस और एनीथिंग एल्स। सो इस तरह की क्वेरीज आपके पास आती रहेंगी। ठीक है। और क्योंकि दोनों डोमेन्स का आपके पास नॉलेज होगा, सो यू कैन सर्वाइव इन अ बेटर वे। सो आई डोंट नो व्हाट इज हिंडरिंग दिस एडिटर टू
go on, but let's try it once again. यहाँ दोबारा ट्राई करते हैं. चलें. अभी एडिटर ओपन नहीं हो रहा. आई डोंट नो क्या इशू है. विक्स की साइट के ऊपर ही तो मसला है. और ये एडिटर ओपन होता है तो वी कैन डू अनदर अटेम्प्ट. हम लोग सफारी को यूज़ करके अगर लॉगिन करें तो शायद वहाँ पे एडिटर चल जाए. समटाइम्स कोई ब्राउज़र रिलेटेड कोई लाइब्रेरीज का इशू हो जाता है जिसकी वजह से चीज़ें नहीं भी चलती. सो लेट्स यूज सफारी वंस. और यहाँ पे ट्राई करते हैं wix.com को. एक अटेम्प्ट कर लेते हैं. अगर नहीं चलता तो लेट्स मूव ऑन टू वर्डप्रेस. जो हमारा रिमेनिंग काम रहता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं. विल ट्राई दिस अनदर डे. अच्छा जी, ब्लॉग में आते हैं तो टेम्पलेट यूज़ करते हैं. और एक्चुअली दिस ब्लॉग. अच्छा जी, वर्डप्रेस से रिलेटेड हम जो चीज़ें कर रहे थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा. क्या किया था हमने लास्ट टाइम कि ईमेल टेम्पलेट्स को हमने कस्टमाइज़ किया एंड वी सी हाउ टू नेविगेट फ्रॉम स्पेसिफिक पेज टेम्पलेट्स. और उसके ऊपर जो हुक्स दी हुई हैं, चाहे वो एक्शन हैं या फिल्टर्स हैं, उन एक्शंस को हम लोगों ने चेक किया जाके फाइंड इन थीम या फाइंड इन प्लगइन किया और वहाँ से उससे रिलेटेड जितने एक्शंस थे अटैच्ड उनको एक दफ़ा देखा. और उन एक्शंस के अंदर हमारे पास जो जो टेम्पलेट्स आ रहे थे उन टेम्पलेट्स में से हमने फाइंड आउट किया कि कौन सी फाइल है जो कि आउटपुट दे रही है ईमेल के अंदर. लेटर ऑन फिगर्ड दैट फाइल. उस फाइल में मजीद हमें एक फ़िल्टर मिला, एक एक्शन मिला जो कि उस फाइल में कोड टेम्पलेट कॉल करवा रहा था. और उस टेम्पलेट में जाके हमने चेंज किया एंड वी सक्सेसफुली अपडेटेड आवर ईमेल ऑन वूकॉमर्स. ईमेल जो थी हमारी ट्रिगर हो रही थी बेसिकली ऑन ऑर्डर प्रोसेसिंग. कस्टमर ऑर्डर डालता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग पे आता तो वहाँ पे हमारी ईमेल जो थी वो ईमेल बॉक्स में आ रही थी एंड वहाँ पे हमें उसको चेंज करना था.
सो वी डिड दैट, और उसको चेंज करने के बाद वी हैड दिस लाइन इन आवर कोड, कस्टम प्रोडक्ट 10.00। ठीक है। सो ये चेंज हमें वहाँ पे मिला। ठीक। अब ये एडिटिंग हमारी हुई, बट इससे आगे और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम करना चाह रहे हैं और हम कर सकते हैं एडिटिंग अपने वो कॉमर्स के अंदर। यूज केसेस डिफरेंट किस्म के हैं। मैंने आपको बोला था कि जैसे आप लोग अपवर्क पर सर्च करेंगे या पीपल पर आवर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यूज केसेस मिलेंगे जहाँ पे आपको समटाइम्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑर्डर्स में लेके जानी पड़ती है फ्रंट साइड से, और समटाइम्स आपको ऑर्डर में से इन्फॉर्मेशन फच करके ईमेल टेम्पलेट्स में देनी पड़ती है। मैंने आपसे दो चीज़ों का बोला था कि एक हम यूज़ करेंगे कोई भी पीडीएफ जनरेटर, और एक हम ट्राई आउट करेंगे क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है। दो चीज़ें ये बोली थी, और एक मैंने आपसे बोला था कि हम फिर लेटर ऑन देखेंगे प्लगइन किस तरह से काम करते हैं, प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी देखेंगे, यानी कोड हैंडबुक जो होती है प्लगइन डेवलपर हैंडबुक वो देखेंगे एक दफ़ा, एंड वी विल सी द प्लगइन कोड के किस तरह से प्लगइन काम कर रहा होता है। ठीक है। और कोशिश करेंगे अपना एक प्लगइन हम छोटा मोटा सा क्रिएट करें जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं पीडीएफ टू एचटीएमएल। ठीक है। पीडीएफ टू एचटीएमएल या एचटीएमएल टू पीडीएफ, दोनों डिफरेंट वेज में लाइब्रेरीज यूज होती हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एचटीएमएल टू पीडीएफ लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, जो कि बनाना नहीं चाह रहे, बेसिकली उसको यूज करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग अपनी ईमेल्स के अंदर एक पीडीएफ फाइल साथ अटैच करके एज एन अटैचमेंट भेज सकें किसी भी क्लाइंट को। अगर उसको कोई अपने बाइंग रिसीप्ट चाहिए तो वो रिसीप्ट हम लोग पीडीएफ में पहले जनरेट करेंगे, और उसको जनरेट करने के बाद हम उसे क्लाइंट को सेंड आउट कर देंगे इन द ईमेल। ठीक है। एच टी एम एल टू पी डी एफ ये प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर अवेलेबल है, जिसको आप यूज़ करके पी डी एफ बना सकते हैं। और एच टी एम एल टू पी डी एफ हमें चाहिए पी एच पी लाइब्रेरी, जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसको इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट भी converter written in PHP compatible with 5.6 to 7.4 allows the conversion of valid HTML in the PDF format। अगर आप GitHub के ऊपर आए, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आके देखेंगे, ये रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें लिखी हुई हैं, जीडी और एमडी स्ट्रिंग आपके पास होना चाहिए PHP एक्सटेंशन के अंदर, और यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है इंस्टॉलेशन की, और यहाँ पे आपको अदर डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ठीक है। एग्जांपल कोड के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या कोड उसने किया हुआ है जिसके अंदर से वो पीडीएफ को कन्वर्ट कर रहा है। एग्जांपल 00.00 इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कोड है, और इस कोड कंटेंट पास किया हुआ है, वो आपको एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है। अब एचटीएमएल से पीडीएफ रिटर्न कर रहा है। अब कैसे देख सकते हैं इसकी आउटपुट्स इस प्रोजेक्ट को, अगर यहाँ पर हमें डेमो मिलता है, कोई डेमो लिंक होता है समटाइम आपकी इस तरह की लाइब्रेरीज के अंदर एक डेमो लिंक दिया होता है या प्रोजेक्ट के ऊपर डेमो लिंक दिया होता है, वहाँ पे आपको डेमो ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन अगर डेमो नहीं है तो सिंपली इसको यहाँ से आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद इसी के अंदर आपके पास एग्जाम्पल्स का फोल्डर होगा। ठीक है। तो डाउनलोड्स में आपको ई कोड मिल गया, मुकम्मल लाइब्रेरी यहाँ पे आ गई। इसको अनजिप करें, और ये सारा कोड आपके पास अवेलेबल है। एग्जाम्पल्स में जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल फाइल है कुछ। ठीक है। और इसको उठा के अगर मैं ले जाता हूँ अपने पास ट्रिपल डब्ल्यू में, यहाँ प्लेस करता हूँ, और एच टी एम एल टू पी डी एफ। ठीक है। एच टी एम एल टू पी डी एफ के अंदर मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल फाइल है, एग्जाम्पल फाइल के अंदर मेरे पास कोड में देखें आप वो इंक्लूड करवा रहा है कुछ फाइल्स को जो कि वेंडर ऑटोलोड के फोल्डर में पड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई वेंडर का फोल्डर है अवेलेबल।
रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट फाइल, दो डॉट्स पीछे वेंडर स्लैश ऑटोलोग डॉट पी एच पी, और इसके साथ साथ HTML टू PDF एक्सेप्शन और एक्सेप्शन फॉर्मेटर, और ये सारी फाइल्स इंक्लूड करवाई। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा वेंडर का फोल्डर नहीं मिल रहा, कोई स्पेशल फोल्डर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपोजर की फाइल जरूर है। ठीक है। सो जो इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन है वो एक दफ़ा हमें देखनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ यू मस्ट यूज कंपोजर टू इंस्टॉल HTML to PDF. You do not know what composer is, you are a few years late. It is used by all modern and PHP applications, Magento 2, Drupal, Easy Platform, Symfony. You can read all the pages about composer here, और ये पैकेजेस हैं उसके, ये तरीक़ेकार है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ you just have to launch the following command on the root of the project, और ये सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा। here is a world hello world example that you can put in your root folder और ये प्रोजेक्ट। ये आप इतना कोड अगर यूज़ करते हैं तो आप किसी भी HTML को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दैट। ठीक है। सो ये जो कमांड है, ये बेसिकली हम अपने ही जो प्रोजेक्ट है हमारा उसके अंदर जाकर रन करते हैं। सी के इस कमांड से हमारे पास क्या आता है। फाइल ओपन ई कॉमर्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है, और टर्मिनल में हम इसको ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस के अंदर एम्स का फोल्डर है, उसमें ट्रिपल डब्ल्यू का फोल्डर है, और इस ट्रिपल डब्ल्यू के फोल्डर के अंदर हमारे पास ई कॉमर्स का फोल्डर है, और इस ई कॉमर्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास WP कंटेंट, थीम्स, एलएस करें तो ये थीम्स आ रहे हैं हमारे पास। जो हमारा चाइल्ड थीम है वो है न्यू शॉप ई कॉमर्स। ठीक है, CD न्यू शॉप ई कॉमर्स, एलएस करेंगे तो ये उसकी फाइल्स आ गई हैं। सो मेरे पास कंपोजर मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। अगर आपके पास कंपोजर नहीं है तो कंपोजर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपोजर इंस्टॉल करना इतना कोई टफ टफ जॉब नहीं है। गूगल पर जाकर लिखेंगे हाउ टू इंस्टॉल कंपोजर, आपको मुकम्मल एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। कंपोजर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये सारी की सारी कमांड्स हैं वो अवेलेबल होगी कंपोजर के ऊपर। बेसिकली ये डिपेंडेंसी मैनेजर है, पैकेज मैनेजर है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर देता है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिर्फ कमांड्स को यूज़ करना है और ऑटोमेटिकली आपको पैकेज PHP का मिल जाएगा कंपोजर के थ्रू। सो डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है कि आपने ये कमांड रन करनी है। अगर मैं कमांड रन करता हूँ तो व्हाट विल आई गेट। अब मुझे, क्योंकि मेरा जो थीम है उसी के अंदर ये जो चाइल्ड थीम है, यहाँ पे मेरे पास वो कॉमर्स का फोल्डर अवेलेबल है। इसी के अंदर मेरे ईमेल टेम्पलेट्स हैं। इसी के अंदर मेरा जो स्पेसिफिक टेबल का जो टेम्पलेट है जिससे मैं एक ईमेल की बॉडी के अंदर टेबल शो करवा रहा हूँ, वो भी यहीं पे लाई करता है। सो मैं यहाँ पे अपनी कंपोजर कमांड चला रहा हूँ। जैसे ही कंपोजर रिक्वायर्स ये कमांड में रन करता हूँ तो व्हाट विल आई गेट। थोड़ा सा टाइम लगेगा। डाउनलोड करा रिपोजिटरीज को जैसे ही डाउनलोड हो जाएंगी, यहाँ पे मैं सारे का सारा कोड मिल जाएगा, और फिर उस कोड को हम अपनी फाइल्स में यूज़ करके एक
पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं किसी भी एचटीएमएल के थ्रू, जो हम लोग खुद भी डिज़ाइन करेंगे। पीडीएफ का डिज़ाइन भी हम थोड़ा सा खुद सेट करेंगे एंड विल फॉरवर्ड दैट टू आवर लाइब्रेरी। चलें, फाइल हमारे पास आ गई, एलएस करते हैं एंड वी विल सी कंपोजर डॉट जेसन, कंपोजर डॉट लॉग। और यहाँ पे हमारे पास वेंडर का एक फोल्डर आ गया। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो हमारे पास फोल्डर है वहाँ जाते हैं, ट्रिपल डब्ल्यू में ई कॉमर्स के अंदर डब्ल्यू पी कॉन्टेंट, थीम्स, न्यू शॉप। न्यू शॉप के बाद हमारे पास यहाँ पे ये दो फाइल आ गई और ये वेंडर का फोल्डर आ गया। वेंडर में हमारे पास SPIPU और उसमें HTML टू PDF का ये पैकेज अवेलेबल है और इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। सो अब हमें क्या करना है कि कोड को एक दफ़ा देखें। कंटेंट, थीम्स के अंदर न्यू शॉप के अंदर वेंडर। अब ये वेंडर के फोल्डर के अंदर आपका सब कुछ है, आपको सिर्फ ये ऑटो लोड की फाइल इंक्लूड करवानी है और उसके बाद इन तीनों फोल्डर्स के अंदर से जो आपकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है, जो रिक्वायर्ड क्लास है, सिर्फ उसको इंक्लूड करना है। जैसे SPIPU, इसके अंदर HTML टू PDF है और उसमें एग्जाम्पल्स दी हुई है। एग्जाम्पल के कोड के अंदर आप देखेंगे एग्जाम्पल देते ही इसलिए ताकि आप उस एग्जाम्पल को देखें, उस तरह से कोड कर सकें और आपको पता लगे कि इजीली आपने किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करना है। सो एग्जाम्पल की फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेंडर को इंक्लूड करवाओ। दो डॉट्स पीछे जाना है आपने। जो ये जो dir नेम फाइल का मतलब है PHP का फंक्शन है जो कि करंट डायरेक्टरी का फाइल जो है वो हमें पाथ दे देता है, डायरेक्टरी नेम दे देता है। यहाँ पे ये फाइल है, इस करंट डायरेक्टरी का नेम आ जाएगा RES से दो डॉट्स का मतलब है पीछे जाएं, एग्जाम्पल्स आ गई और यहाँ पे आपके पास होगा वेंडर और ऑटो लोड, जो कि गलत पाथ है। वेंडर आपका अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, सो हमें यही कोड चाहिए। जब हमारा ऑटो लोड इंक्लूड हो जाएगा तब हम डायरेक्ट ये SPIPU यूज़ की कमांड से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो क्या करते हैं कि हम अपने पास चाइल्ड थीम के अंदर फंक्शन डॉट PHP फाइल के अंदर कोई एक यूज़ करते हैं। या तो यहाँ पे कोई एक्शन यूज़ कर लेते हैं या हम किसी पेज के टेम्पलेट में इस कोड को यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारा ये कस्टम कार्ड का पेज है जो कि कार्ड पे जाके रन होता है, वहाँ पे जाके हम जो है इसको यूटिलाइज कर लेते हैं एट सम पॉइंट। सो पेज के स्टार्ट में मैं यहाँ पे ये कोड लिख रहा हूँ और इस कोड के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कॉल करवा रहे हैं, रिक्वायर वंस में हमें वेंडर ऑटो लोड की फाइल को ऐड करना है। और वेंडर ऑटो लोड की फाइल हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है, हमें पता है कि वो फाइल अवेलेबल है हमारे पास। अगर क्योंकि ये चाइल्ड थीम है, चाइल्ड थीम की डायरेक्टरी चाहिए होगी तो हम करेंगे गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI, गेट स्टाइल शीट। आपको दोबारा फंक्शन दिखा देता हूँ। ये फंक्शन चाइल्ड थीम का फोल्डर का पाथ हमें दे देता है। हमें चाइल्ड थीम के फोल्डर के पाथ चाहिए, उसके अंदर हमारे पास वेंडर का फोल्डर है, उसके अंदर ऑटो लोड की फाइल है जिसे हमें रिक्वायर इंक्लूड करवाना है। सो ये हम लेंगे और ये हमें क्या देगा, पाथ विद अ स्लैश और विदाउट अ स्लैश। जब हम इसको लिखते हैं तो हमें पाथ मिलेगा इस तरह से, HTTPS example.com/। ठीक है, और एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पे प्रिंट की कमांड लगाएं और इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएं, एग्जिट कराएं
और ये जो कोड है हमारा, ये क्योंकि एरर थ्रो करेगा तो राइट नाउ इसको सिर्फ कमेंट कर देते हैं और अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोग लोकल होस्ट स्लैश ई कॉमर्स से डायरेक्ट जाते हैं कार्ड के पेज पे, क्योंकि कार्ड टेम्पलेट में इस टाइम मैं चेंज कर रहा हूँ। हमने कस्टम कार्ड टेम्पलेट बनाया हुआ, उसी में मैं कोड लिख रहा हूँ। ये मेरे पास आ रहा है विदाउट फॉरवर्ड स्लैश, ये यूआरएल है जो मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम। ठीक है, मुझे इसी के आगे उस फोल्डर का पाथ देना है जिससे मैं फाइल अपनी इंक्लूड करवा सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंक्लूड करवाते हैं कोड को, तो डू यू यूज एचटीटीपी एड्रेस और यू डू यू यूज एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द डायरेक्टरी? क्योंकि अगर आपने ब्राउजर में चीज़ों को लोड करवाना है तब तो आपका एचटीटीपी से काम करेगा। आपने इमेज लोड करवानी है, एचटीटीपी को यूज़ करना है। सीएसएस फाइल को लोड करवाना है, एचटीटीपी को यूज़ करना है। लेकिन जब आपने लाइब्रेरी को कोड को लोड करवाना है तो डू यू यूज एचटीटीपी? तो कोई और इसका अल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल? डायरेक्टरी यूआरआई की जगह अगर हमें कोई पाथ शायद मिल जाए इसका। थीम पाथ हमें चाहिए। अच्छा, ये देखिए इसने इंक्लूड में इसको यूज़ किया हुआ गेट स्टाइल से डायरेक्टरी, और आगे ये पाथ इंक्लूड करवाया हुआ है। सो हम भी ये जरा इसको चेक कर लेते हैं कि गेट स्टाइल से डायरेक्टरी क्या देता है। यूआरआई तो हमें उसका दे रहा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। लेट्स सी के पाथ से क्या मिलता है विदाउट यूआरआई। विदाउट यूआरआई करेंगे तो आपको आपकी हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट जो एड्रेस है फोल्डर का वो मिल रहा है, तो यही हमें चाहिए था। हम इसके आगे ये सारा पाथ लगा देंगे। ठीक है, गेट स्टाइल से डायरेक्टरी यूआरआई, और इस यूआरआई के अंदर हमारे पास, हमें पता है कि आगे कुछ इस तरह से बना हुआ है। इस डायरेक्टरी का पाथ हमारे पास आ गया। न्यू शॉप ई कॉमर्स तक हम लोग आ गए। उसके आगे हमें चाहिए वेंडर। वेंडर के अंदर ये ऑटोलोड डॉट पीएचपी की फाइल है। सो वी विल राइट वेंडर, क्योंकि ये स्लैश देखेंगे तो यही स्लैश आपके पास फॉरवर्ड वन। तो वेंडर के अंदर आपके पास ऑटोलोड डॉट पीएचपी की फाइल है जिसको आप इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फाइल आपने इंक्लूड करवा देनी है, और ये वाला कोड अब यूजलेस है, और उसके बाद ये सारा कोड है। ठीक है, तो ट्राई के ब्लॉक के अंदर हम लोग कुछ करंट लगाते हैं। अब चेक करते हैं कि यूज़ की कमांड हमें एरर थ्रो तो नहीं करती, क्योंकि जब आप यूज़ लगा रहे हैं तो आप फिर इस फोल्डर की इस HTML टू PDF के अंदर ये वाली जो फाइल है इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कंपोजर के थ्रू आपने सारा कुछ किया हुआ है इन्वॉल्व, और आपकी ऑटोलोड की फाइल जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सारे पैकेजेस को लोड करवाने में। तो सोर्स के अंदर आपका बेसिकली सारा कोड लाई करता है, लेकिन इस यूज की कमांड से आपके पास ये यूजेबल होना चाहिए। प्रिंट की कमांड यहाँ पे लगाते हैं। दूसरा हम लोग यूज कर लेते हैं WP debug को ऑन कर लेते हैं config डॉट php में जाके, ताकि अगर कोई एरर वार्निंग होता है हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप जाते हैं तो यूज गेट टू नो के आपको ओबी स्टार्ट इंक्लूड डायरेक्टरी फाइल नेम, ये फाइल इंक्लूड करवा रहा है एग्जाम्पल 00 डॉट पीएचपी के अंदर, और उसको एज अ कंटेंट पास कर रहा है। ठीक है, इस फाइल से कंटेंट ले रहा है, और इंक्लूड डायरेक्टरी नेम पाथ इसने दिया हुआ एग्जाम्पल 00 डॉट पीएचपी का। तो एग्जाम्पल 00 डॉट पीएचपी अगेन जो है वो पड़ी हुई है आपके पास वेंडर के फोल्डर के अंदर, SPIPU उसके अंदर, HTML to PDF उसके अंदर एग्जाम्पल्स का फोल्डर है, यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है। तो मैं इस फाइल को वैसे बाहर निकाल देता हूँ ताकि जो है वो आसान हो जाए प्रोसेस। दूसरा, अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे, आप डायरेक्ट HTML दें और उस HTML को आप जो है वो फॉरवर्ड कर दें इस लाइब्रेरी को। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन में दी हुई थी, जो बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंस्टॉल की एग्जाम्पल्स के अंदर आपको उसमें ये दिया हुआ सिंपल, आप ये राइट HTML के अंदर आप
ये HTML लिख रहे हैं और उसको आप आउटपुट दे रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू। फिलहाल इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहीं पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ओ बी स्टार्ट और ओ बी एंड आपके पास जब आप स्क्रीन से ले रहे होते हैं रीडेबल HTML, तो ओ बी स्टार्ट और ओ बी एंड बफरिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। और वो सारी जो जो भी इसमें कंटेंट आएगा ड्यूरिंग दिस ओ बी स्टार्ट और ओ बी गेट क्लीन, यहाँ पे जितना HTML कंटेंट आएगा वो आउटपुट के लिए होता है। सो इसको अभी करते हैं कमेंट, और आउटपुट को अगर आप देखेंगे तो आउटपुट की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अभी ज़रा इसको रन करते हैं। अच्छा जी, exception with the message TC PDF error, some data has already been output, cannot send PDF file in this. ओके। अच्छा, आउटपुट ये हमारे पास मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट एग्जांपल है। यहाँ पे इसने आउटपुट दिया हुआ है एग्जांपल 00.pdf फाइल ने। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आए यहाँ पे, तो आउटपुट पे क्लिक करें तो आप फाइल सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेम दे देंगे, नेम ऑफ द फाइल व्हेन सेव नोटेड स्पेशल कैरेक्टर्स आर रिमूव्ड एंड ब्लैंक कैरेक्टर्स आर रिप्लेस्ड विद अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। तो examples: send PDF to browser without specifying a name, send the document in the browser with a specific name, और forcing the download of PDF via browser with the specific name। तो ये हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगी। तो रिप्लेस कर देते हैं और ट्राई करते हैं आपको। I'm got exception with the message TC PDF error, some that has already been output, cannot send PDF file in there। What this error is? इसको देख लेते हैं क्या error है, why it is coming there। Hmm. Everyone is suggesting to use this OB start and OB end or directory file name। वेंडर में हमारे पास वेंडर में हमारे पास आएगा SPIPU, और SPIPU के अंदर ये सारा कोड दिया हुआ है जिसकी PDF क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमें इसी को लोड करवाना है फाइल को। एग्जाम्पल के अंदर RES के अंदर एग्जाम्पल 00.PHP। ठीक है, ये आ रही है, और उसके बाद आपका ये सारा का सारा कोड आ जाता है।
फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो फाइल और डायरेक्टरी। नीचे आप कॉमर्स के अंदर आपके पास वेंडर के अंदर CSPI PO एग्जाम्पल वैसे एग्जाम्पल फेल टू ओपन स्ट्रीम, फेल टू ओपन स्ट्रीम, फेल टू ओपन स्ट्रीम। आप एक दफा चेक कर लेते हैं थीम्स में न्यू शॉप ई कॉमर्स के अंदर वेंडर के अंदर SPI PO, न्यू शॉप ई कॉमर्स वेंडर SPI PO HTML टू PDF, HTML टू PDF। ठीक है, रिफ्रेश करें तो आपको ये सारी की सारी मिल रही है HTML जो वहाँ से लोड हो रही है। ठीक है, और ये HTML अगर लोड हो रही है तो इसके साथ साथ ये इमेजेस की फाइल है, इसका भी ख्याल करना है, इसका पार्ट ठीक होना चाहिए। इसलिए HTML की हम लोग PDF बनाने जा रहे हैं। सो एग्जाम्पल 00.php, और यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आ रही हैं कुछ ये वाली इमेजेस, इनको मैं फॉर नाउ निकाल रहा हूँ ताकि पाथ हमें इनका मैनेज करना पड़ेगा, वो हम लेकर ऑन कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। सो ये HTML है, इसकी PDF बनाना चाह रहे हैं हम। अच्छा जी, अनएबल टू गेट द साइज ऑफ द इमेज लोगो फाइल HTML वीडियो PHP लाइन 1.5 लोगो का इशू आ रहा है। वो भी लोगों की फाइल भी यहीं पे लोकेटेड है कहीं पे, उसको भी हम खत्म कर देते हैं फॉर नाउ। ये लोगो आ रहा है, इसको निकाल रहा हूँ मैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी PDF को एक दफ़ा रन कर लें, डाउनलोड कर लें प्रॉपरली। 1519, 1519। एग्जाम्पल 00.php कंटेंट की जगह पर प्रिंट करवाते हैं, और रिसोर्सेज में लोगोस है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये एक्सटेंशन है, फुल पेज स्क्रीनशॉट लेना है आपने, ऑसम स्क्रीनशॉट। इस एक्सटेंशन को यूज़ करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या विंडोज़ पे है तो शेयर एक्स के नाम का टूल है जिसको आप यूज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम्म। यहाँ कोई PNG नहीं होनी चाहिए राइट नाउ, कोई चिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज आपको अलग देने पड़ेंगे। फर्स्ट मोटो हमारा ये है कि हम इसको इजीली डाउनलोड कर लें, फिर आगे कस्टमाइजेशन पे देखते हैं। On-guard exception error with the message TC PDF error submit has already been output, cannot send PDF file। तो देखना पड़ेगा ये error क्यों आ रहा है हमारे पास।
Oh God. Should not be so much serious problem. TCPDF, technic.com, TCPDF, TCPDF.js. Just a second. Okay.
Okay. Well, it should not be the issue for us. एक दफ़ा फाइल आउटपुट करवा के इन द फॉर्मेट ऑफ फाइल रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अदरवाइज आई विल हैव टू चेक द लाइब्रेरी के एरर कहाँ पे और क्यों आ रहा है। अगर तो एरर रिजॉल्व हो जाता है तो इट्स ओके, नहीं तो फिर मैं इसको दोबारा से चेक करके फिर आपके साथ शेयर करूंगा कि ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज आई हैव टू लुक एट ऑल द कोड और उसके बाद आई कैन हैव एन आइडिया हमारे साथ में। फिलहाल तो ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में तो आ गई है, बट डाउनलोड नहीं हो रही। तो डाउनलोड होनी चाहिए, डाउनलोड क्यों नहीं हो रही, देख के पता लगेगा। अभी इसकी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या है हमारे पास। नॉर्मली तो हम प्रोजेक्ट के अंदर ही फाइल को रखवाते हैं। ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। करते हैं हम ये है कि फाइल रखवा के उसके बाद फाइल को अटैच कर देते हैं ईमेल बॉडी के अंदर, और उसके बाद हमें ईमेल बॉडी जो है वो फाइल अटैचमेंट जो हम लगाते हैं उसको किसी और बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेस 64 और सम एल्स बेस उसमें लगा के साथ ईमेल बॉडी में भेज देते हैं। ठीक है, तो फाइल अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो उसका रीज़न आई डोंट नो राइट नाउ कि क्या क्या इशू है, क्यों ये एरर शो कर रहा है। आई विल हैव टू चेक ऑल द इश्यूज ऑन द लाइब्रेरी और उसके बाद मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि क्यों एरर आ रहा है। बिकॉज ओबी जो ओबी कैट क्लीन हमने लगाया हुआ है उसका मकसद ये होता है कि आउटपुट में कोई चीज़ ना आ जाए, क्योंकि बफर्स के दो आपके पास फंक्शन होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी आउटपुट ना जाए, क्योंकि हमें वो आउटपुट चाहिए अपनी फाइल में राइट करवाने के लिए। तो वो फंक्शन तो लिखा हुआ लेकिन वो वर्कआउट उस तरह से नहीं कर रहा। उसका देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है। फॉर नाउ हम लोग फाइल एज डाउनलोड करने की बजाय मैं फाइल को राइट करवा रहा हूँ कहाँ पे, अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन डब्ल्यू ई कॉमर्स, और वहाँ पे जो भी आउटपुट फाइल होगी वो राइट हो जाएगी मेरे स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल डॉट पी 00.php में जो चेंजेस किए थे उनको मैं वापस कर रहा हूँ ताकि मुकम्मल डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाए, और इस पेज को मैं दोबारा रन करता हूँ और उसके बाद इसे दोबारा फाइल को चेक करते हैं। हर दफ़ा फाइल जैसे ही मैंने पेज लोड करना है फाइल ने अपना आउटपुट जनरेट करना है और फाइल रिप्लेस हो जाएगी उसके साथ। फाइल रिप्लेस होगी तो आई कैन सी द न्यू पीडीएफ। ओपन करते हैं तो ये मेरे पास एक पीडीएफ जनरेट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यानी ये जो फाइल है मेरे पास फोल्डर में आ रही है, ये इस आउटपुट में मैं चाह रहा हूँ इसको मैं अपने पास कहीं पे अपलोड्स के फोल्डर में सेव करवा लूँ। तो मैं क्या करूँगा, ई कॉमर्स के अंदर मेरे पास डब्ल्यू बी कॉन्टेंट का फोल्डर है। कॉन्टेंट के फोल्डर के अंदर मेरे पास अपलोड्स का फोल्डर होगा। अपलोड्स की जगह पर अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ का फोल्डर क्रिएट कर लूँ और पीडीएफ के अंदर मैं फाइल नेम दे दूँ, और हर दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि जो भी फाइल बने उस फाइल के साथ मेरी जो है डेट अप्लाई हो जाए ताकि फाइल रीराइट ना हो। तो पीएचपी के अंदर यूनिक्स डेट टाइम स्टैम्प वो मुझे चाहिए, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि जो करंट टाइम होगा मेरा वो अप्लाई हो जाएगा, और उससे मुझे जो है फाइल बार बार मेरी रिप्लेस नहीं होगी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब डेवलपमेंट करूँ तो हर दफ़ा मैंने एचटीएमएल आउटपुट भी देखना साथ साथ, तो वो मैं देखता जाऊँ फाइल में किस तरह से आउटपुट आ रहा है।
टाइम लगाना है, टाइम का फंक्शन लगाना है सारा। जो फाइल बनेगी उसके साथ टाइम आ जाए। तो एक दफ़ा पेज को रीलोड करते हैं, कस्टम कार्ड को रीलोड करते हैं ताकि फाइल हमारे पास अपलोड्स की जगह पीडीएफ के फोल्डर के अंदर डब्ल्यूपी कंटेंट, कंटेंट के अंदर मेरे पास पीडीएफ का फोल्डर होगा और उसमें मेरी जाके फाइल सेव हो जाए। तो डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर मेरे पास पीडीएफ का फोल्डर यहाँ पे नहीं है, तो मुझे पीडीएफ का फोल्डर बनाना पड़ेगा, पीडीएफ। और इस पीडीएफ की मैं परमिशन को चेंज करूँ ताकि कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी इस पर राइट कर ले आके। ठीक है, cd डॉट डॉट एल एस में डब्ल्यूपी कंटेंट में ऑलरेडी थीम में हूँ मैं, यहाँ से बाहर जाना है और यहाँ पे मैं थीम्स में हूँ, यहाँ से बाहर जाना है। तो ये मेरे पास पीडीएफ का फोल्डर आ गया। तो ये पीडीएफ का फोल्डर है और राइट नाउ ट्राई करते हैं इसको फाइल को सेव करवाने की। मेरा ख्याल जो एरर हमारे पास आ रहा है, हम उसको बिल्कुल पेज की बॉडी के दरमियान पे जो फाइल को डाउनलोड करवा रहे हैं उससे पहले हमारा हेडर का जो पार्ट है वो आउटपुट हो चुका है। तो पीडीएफ इस तरह का ये जो लाइब्रेरी यूज़ करिए, उसका रिकमेंडेड तरीकाकार क्या है कि आप एक्सटर्नल फंक्शन के अंदर या एक्सटर्नल फाइल के अंदर इसको रखें, वहीं पे ओबी स्टार्ट और ओबी एंड करें और उससे पहले हेडर्स कोई चीज़ प्रिंट ना करें। यहाँ पे हमारे पास इतना हेडर प्रिंट हो रहा है और उसके बाद हम लोग डाउनलोड का फंक्शन लगा रहे हैं, तो वो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको अलहदा ही फंक्शन के अंदर यूटिलाइज करें, बजाय इसके कि पेज कस्टम कार्ड के अंदर यूज़ करें जिसकी वजह से हमें एरर मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको फाइल को डाउनलोड करते हैं तो इतना पार्ट बफर स्क्रीन ऑलरेडी आपको आउटपुट में दे चुकी है, तो इस आउटपुट की वजह से एरर थ्रो हो रहा है। एंड जो हमारा सिस्टम है, ये कोड है, वो कंफ्यूज है कि इस पार्ट को पीडीएफ में ऐड करना है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डाउनलोड की ट्राई करेंगे और इसको अलहदा किसी फाइल में रखेंगे जहाँ पे हम आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वी विल सी के हाउ इट वर्क्स देन। उससे पहले एक काम और करता हूँ, मैं ये हेडर ज़रा करवा रहा हूँ और यहाँ पे अगर हम डी करते हैं सिंपल ट्राई, अगर ये काम करते हैं। देखिए फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, तो फाइल डाउनलोड होगी तो यहाँ पे फाइल हमारे पास विजिबल है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारे पास जो जब हम डाउनलोड कर रहे थे तो ऊपर हेडर में हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं ऑलरेडी, इन आउटपुट्स आने की वजह से हमारा ये जो फंक्शन है ओबी स्टार्ट और ओबी एंड ये फेल हो रहा था। So that's why file was not downloading right now, it's successfully downloading। So इसको मैं वापस कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जरा ये एहतियात करनी है कि अगली दफ़ा जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका हेडर कुछ भी प्रिंट ना करवाए, और अगर आपका हेडर प्रिंट करवाएगा तो इट विल क्रिएट एन इशू फॉर अस। सो जब हम लोग नॉर्मली कोड के अंदर यूज़ करते हैं, जब मैंने एज एन अटैचमेंट भेजनी है इस फाइल को, तो मैं इसको फाइल में राइट करवाता हूँ, और जब फाइल में राइट करवाता हूँ तो फिर उस फाइल को एज एन अटैचमेंट यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे फाइल फोल्डर में ही स्टोर करनी है। जैसे हर दफ़ा जैसे ही मैं कार्ड के पेज पे आकर रीलोड करता हूँ, तो कार्ड के पेज पे आकर रीलोड करने से मेरे पास यहाँ पे फाइल एक मजीद एंट्री डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यानी फाइल यहाँ पे मेरे पास राइट हो जाएगी इस कोड से। ठीक, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल आ जाएगी। ये फाइल नहीं आ गई। ठीक है, इसमें मेरी पीडीएफ है। तो करना क्या है, करना ये है कि हर दफ़ा जब भी यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा, उस ऑर्डर की हमें डिटेल देनी है, उस डिटेल से हमें एचटीएमएल बनानी है, उस एचटीएमएल से हमें पीडीएफ बनानी है, उस पीडीएफ को हमें ईमेल में अटैच करना है और उसको आगे फॉरवर्ड करना है। तो ईमेल में अटैच करने के लिए पहले पीडीएफ होनी चाहिए, और पीडीएफ होने के लिए पहले पता होना चाहिए कि इस लाइब्रेरी से आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। तो एचटीएमएल टू पीडीएफ की लाइब्रेरी इसी तरह से जैसे मैंने इंस्टॉल की आप भी इंस्टॉल कर लें। और जो मैंने एग्जाम्पल 00 की फाइल को एज अ सोर्स यूज़ किया, आप भी उसको एज अ सोर्स यूज़ कर लें, लेकिन उसके अंदर आप फिर जो अपना कोड लिखें ताकि वो वर्डप्रेस की जो डीबी है उससे डाटा ले और ऑर्डर का सारा डाटा एज अ टेबल उसमें स्टोर करवाए और उससे एक इनवॉइस जनरेट करके स्टोर करे एज अ पीडीएफ, और उस पीडीएफ को आपने फिर ईमेल करना है। ठीक है, सो ये जो मिस्टेक मैं कर रहा था अभी ड्यूरिंग द पेज आउटपुट, यहीं पे आप डाउनलोड कर रहे थे क्योंकि मेरे पास हेडर आ रहा था, इस वजह से मेरे आउटपुट्स जो है वो
प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हो रहे थे। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। इसके अलावा कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आई कैन आंसर राइट नाउ, और नहीं तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं और अपना कस्टम डाटा डीबी से लेते हैं और इस पीडीएफ फाइल में राइट करवाते हैं। और पीडीएफ फाइल में राइट करवा के हम इसको कोशिश करते हैं कि ईमेल में अटैच करके जैसे कि ऑर्डर हमारा कस्टमर प्लेस करे उसको ईमेल में साथ एज एन अटैचमेंट हमारी इनवॉइस चली जानी चाहिए। और ये आपको काफ़ी सारी जॉब्स में भी ये चीज़ मिलेगी, रिक्वायरमेंट में होगा कि कस्टम मतलब पीडीएफ जो है वो जनरेट करनी है ऑर्डर की और सेंड करनी है एज एन अटैचमेंट, और कहीं ना कहीं क्यूआर कोड और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको लाइब्रेरीज यूज़ करने का आइडिया हो जाए। अब आप ये लाइब्रेरी यूज़ करें, कल को आप कोई और करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इश्यूज हर एक को आते हैं, जैसे मेरे साथ अभी इशू आया था, आई वाज नॉट एबल टू फोर सी के ये इशू इस वजह से आ सकता है। बट लेटर ऑन रियलाइज कि यार ये दोनों जो हैं ये फंक्शन ये बफर के हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, वो भी स्टार्ट इसलिए होता है कि इसके बाद जो चीज़ आएगी वो आउटपुट पे आनी है, और वो भी क्लीन इसलिए होता है कि इसके ऊपर जो चीज़ है वो आउटपुट हो चुकी है, अब स्क्रीन पे कुछ नहीं आना। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये मेरा बफर जो था कंटिन्यू था हेडर के फंक्शन से, मतलब वहाँ से मेरी इको साथ साथ चलती आ रही थी, उस इको की वजह से मेरी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही थी। सो आई रियलाइज दैट एंड आई कमेंटेड दैट कोड एंड डाउनलोडेड आवर फाइल। और फाइल हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड्स में आ गई है, किसी ने नहीं देखी तो आई कैन अगेन शो यू कि ये फाइल हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे हमने यहाँ पर डाउनलोड की है, ठीक है। इसको डाउनलोड को ओपन करेंगे तो वही व्यू है जो हमारे पास यहाँ पर फाइल पाथ में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सिमिलर व्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें नेक्स्ट टाइम इसको कन्वर्ट करना है, इस पीडीएफ को इस तरह से बनाना है कि हमारा जो ऑर्डर का डाटा है वो इसमें आ जाए और ये हमारे साथ हमारे पास ईमेल में साथ चली जाए। ठीक है जी। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन कोई हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग एनी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट और एनीथिंग एल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। और बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। विक्स जो था हमने उसको स्टार्ट किया, बट विक्स का एडिटर अपना ही काम नहीं कर रहा, देखेंगे अभी तक यहाँ पे स्टक है। सो आई एम अनएबल टू हेल्प दिस थिंग राइट नाउ। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में अगर ये चल जाए तो हम इसको कंटिन्यू कर लें, नहीं चलेगा तो फिर आप अपने तौर पे इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।